स्टार्ट करते सेमेस्टर 6 का फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तुम लोग सब्जेक्ट्स का नाम लिख लो। 2 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको लोग शॉर्ट में एफआर एंड एफएसए बोलते हैं। एफआर एंड एफएसए। तो जो हमारा अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है उसका नाम चेंज हो गया है। उसका नाम अब हो गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये हम लोग का अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट है। कहानी वही रहेगा, 80 मार्क्स का पूरा सम्स रहेगा और 20 मार्क्स का इंटरनल सेमेस्टर 6 के लिए। सीबीसीएस सीबीसीएस सेमेस्टर 6 का सिलेबस। एंड दूसरा जो पेपर है या दूसरा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम लोग को जो पढ़ना है थियोरेटिकली, जो हम लोग का पेपर रहने वाला है वो यही 2 पेपर रहने वाला है। बाकी हम लोग को जिनका ऑनर्स का सब्जेक्ट है उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा। ठीक है, वो कॉलेज तुम लोग को टाइम टू टाइम नोटिफाई कर देगा क्या करना है, उसमें तुमको क्या प्रोजेक्ट बनाना है, क्या वाइवा होगा, इंटरनल और क्या होने वाला है उसके लिए। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हम लोग सिलेबस लिख लेते हैं। लिख दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सिलेबस। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है इसमें वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सबको अपना +2 लेवल पे क्लास 12 में किया हुआ है, और जितना किए थे उसका मान के चलो 80% ज़्यादा। ठीक है, तुमको अभी और सीखना पड़ेगा बिकॉज तुमने +2 पे बहुत छोटा लेवल पे किया हुआ है। दूसरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा चैप्टर जो कि पूरा सेम चैप्टर है कैश फ्लो जैसा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा चैप्टर है जिससे कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी। चौथा चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। पांचवा चैप्टर को एक साथ लिख दे रहे हैं, कंपैरेटिव कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिख देना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस। 6 टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे AS16, AS16, फिर AS33 एंड AS1।
तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। क्लियर। अब देखो कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट में से क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स के लिए, होल्डिंग कंपनी से क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स के लिए, रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स के लिए, कैश फ्लो में 15 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स लिख लेना, 5 मार्क्स अलग से भी आता है। तो देख लो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 15 दैट इज 35, 35 प्लस 20 इज 55, ठीक है। और बाकी जो बच गया पोर्शन वो सब इसमें से कवर्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग का सिलेबस है, ठीक है। तो सारा चैप्टर्स हम लोग काफ़ी डिटेल में करेंगे और कैश फ्लो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, मेरा गारंटी है, बस तुम रेगुलर प्रेजेंट रहना, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेडिंग दे देते हैं कॉपी में, कैश फ्लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे स्टार्ट करेंगे उस दिन लिख देंगे हम लोग सिलेबस, ठीक है। हाँ, इधर और कोई है? इधर तो और कोई नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी है, कौन बोल दिया? सम्स है उसमें भी, दोनों, कोई थ्योरी नहीं है। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, हेडिंग दे दो कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले लिखो मीनिंग, ऑब्लिक इंट्रोडक्शन। तो लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement of cash, is a statement of cash which exhibits cash inflows, which exhibits cash inflows and cash outflows of an organization during an accounting period. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट ऑफ कैश है तो ये बताता है कि कितना कैश आया है, कैश का इनफ्लो कितना हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश का आउटफ्लो कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जैसे हम लोग बचपन में कैश बुक पढ़े थे, कैश बुक बताता है कैश कहाँ कहाँ से आया है, सोर्स ऑफ कैश क्या है, ठीक है, और अप्लाई कहाँ कहाँ पे हुआ है कैश, यूज कहाँ कहाँ पे हुआ है। जैसे देखो अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है तो वो उसके लिए सोर्स ऑफ फंड होता है, पैसा आता है। कंपनी बैंक लोन रेज करता है तो उसके लिए सोर्स ऑफ फंड होता है, पैसा आता है। कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। मोटर व्हीकल परचेज करेगा तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है, विच एग्जिबिट्स मतलब जो शो करता है, विच एग्जिबिट्स का मतलब जो शो करता है कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। आगे लिखो इट इज गवर्न्ड बाय AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जितना भी रूल्स है, जितना भी नॉर्म्स है, जितना भी प्रोविजंस है,
जो भी इसमें हम लोग बातचीत करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग। इट इज गवर्न्ड बाई AS3 रिवाइज्ड। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट लिखो मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट includes cash in hand, cash at bank, cash in hand, cash at bank, and short term marketable securities maturing within a period of 3 months। अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। सेमेस्टर 5 में हम लोगों ने देखा था कि जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोग कर रहे थे, कंपनी बैलेंस शीट दिया रहता था, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हेड आता था करंट एसेट्स के अंदर। उसमें बेसिकली कैश इन हैंड रहता था, कैश एट बैंक रहता था। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स। देखो दो चीज का हम लोग को मतलब समझना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसे लिखा रहता है, मान लो ऐसे लिखा रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। पहला आइटम कैश इन हैंड, दूसरा आइटम कैश एट बैंक एंड तीसरा आइटम शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो अगर हम स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो क्या मीनिंग चेंज हो जाता? बिल्कुल, मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है एक वर्ड से। देखो मींस और इंक्लूड्स में क्या डिफरेंस है। हमने लिखा है इंक्लूड्स का मतलब जो जो दिख रहा है वो तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है। अगर हम इंक्लूड्स की जगह लिख देते मींस, तो जो दिख रहा है वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता, उसको छोड़ के बाकी और कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होता। जैसे कैश इन हैंड, अगर हम लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तब ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मींस बॉयज, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, ये पूरा करेक्ट इनकरेक्ट है। फिर तो जो गर्ल्स है वो लोग तो विद्रोह कर देगा, रास्ता पे आ जाएगा। हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं दिखते क्या आपको, है कि नहीं? इसका मतलब क्या लिखना चाहिए था, ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स बॉयज। डिफरेंस समझ में आ रहा है कितना बड़ा डिफरेंस है? तो इंक्लूड्स का मतलब जो लिखा है वो तो है ही, कुछ और भी इसके साथ जो नहीं लिखा है वो भी इसके साथ हो सकता है। बट मींस मतलब जो लिखा है उतना ही है। तो मींस का मतलब क्या हो गया, पत्थर का लकीर हो गया एकदम, जितना लिखा है उतना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और इंक्लूड्स मतलब इट इज इंक्लूसिव फॉर्म में, मतलब जो जो लिखा है वो तो है ही, कुछ और भी हो सकता है जो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूडेड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्या क्या आता है? पहला आइटम आता है कैश इन हैंड, दूसरा आइटम आता है कैश एट बैंक, मतलब हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, हमारे पास जो कैश एट बैंक है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है।
जो शॉर्ट टर्म से क्या समझते हैं? शॉर्ट टर्म का मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड, 12 महीने के अंदर जनरली शॉर्ट टर्म होता है। हम लोग पढ़े ना बचपन में, करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जिसका रीपेमेंट 12 महीने के अंदर हो जाएगा। करंट एसेट वो एसेट है जिसका पैसा हम लोग रियलाइज कर लेंगे विद इन 12 मंथ्स। क्लियर? जनरली शॉर्ट टर्म मतलब हम लोग 12 महीने जानते हैं बचपन से। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल। मार्केटेबल का मतलब जिसको हम लोग मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एनीथिंग विच इज मार्केटेबल कैन बी इजिली परचेज एंड कैन बी इजिली सोल्ड, है ना? जैसे ये पेन, ये मार्केटेबल है, बिल्कुल, ये मार्केट से खरीदा जा सकता है और बेचा भी जा सकता है, तो मार्केटेबल है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसा सिक्योरिटी जिसको हम लोग मार्केट में कभी भी रीसेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और जिसका मैच्योरिटी पीरियड कब आ जाएगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जो 3 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने बैंक में एफडी करवाया 2 महीना के लिए, तो किसके अंदर काउंट हो जाएगा? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विद इन हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ विद इन 3 मंथ्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीज आता है, और भी बहुत कुछ आ सकता है। फिलहाल AS3 के अकॉर्डिंग 3 चीज आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने के अंदर आ जाएगा। तो ये तो हम लोग मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन सीखे, और ये सीख गए मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद कॉपी में हेडिंग दे दो एक्टिविटीज। नेक्स्ट हेडिंग दे दो कॉपी में एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज। हाँ, कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो बिजनेस एक्टिविटीज। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस एक्टिविटीज होता है, उसको हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे देखो, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। अगर बिजनेस का ऑपरेशन चलता रहेगा तो गुड्स परचेज भी करेंगे रीसेल करने के लिए, सेल ऑफ गुड्स भी करेंगे। जब गुड्स सेल करेंगे तो वो 2 तरह से सेल होता है, एक कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिट सेल्स करेंगे तो डेटर्स क्रिएट होगा, डेटर्स क्रिएट होगा तो कल को कलेक्शन भी करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स होगा तो पैसा हाथों हाथ आ जाएगा। अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो भी 2 तरह से परचेज कर सकते हैं, एक कैश परचेज जिसमें हाथों हाथ पैसा पेमेंट करना पड़ता है, इमीडिएट पेमेंट, और एक होता है क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज करेंगे तो पहले बुक्स में क्रेडिटर अराइज होगा, क्रेडिटर को कल को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट टू क्रेडिटर। तो ये सब क्या हो गया? बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड है। जब तक बिजनेस ऑपरेशन चलता रहेगा, गुड्स परचेज करते रहेंगे, गुड्स सेल करते रहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे करना, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना, स्टाफ को सैलरी पे करना, ठीक है, ये सब क्या होता है? बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड है। रेंट का पेमेंट करना, अब इनकम होगा तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस पे करना, ये सब बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड आइटम है। ठीक है, ये सब बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड आइटम। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नीचे लिखो द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, the activities of the business which are relating to which are relating to
the activities of the business which are relating to day to day, डे टू डे मतलब हर दिन का, प्रतिदिन का, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, the activities of the business which are relating to day to day business operations are termed as operating activities, are termed as operating एक्टिविटीज। तो बिजनेस का वो एक्टिविटी जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जांपल्स लिख लो, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो कमोडिटी होता है जो हम खरीदते हैं वापस से रीसेल करने के लिए। एनीथिंग विच हैज बीन परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल इज टर्म्ड एज गुड्स। ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स कॉमा सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स कॉमा पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, कॉमा पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट कॉमा सैलरीज, कॉमा टैक्सेस एक्सेट्रा। तुम देखो, आज अगर हम लोग को अपना बिजनेस ऑपरेशन चालू रखना है तो हमको अपना गुड्स परचेज करना पड़ेगा, तभी तो हम गुड्स रीसेल कर पाएंगे। हमको गुड्स सेल भी करना पड़ेगा। नाउ परचेज ऑफ गुड्स दो तरह का होता है, एक होता है कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। जब कैश परचेज करते हैं तो हाथों हाथ कैश में पेमेंट कर देते हैं हम लोग सप्लायर को, जो भी हम लोग को गुड्स सप्लाई कर रहा है। और जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो सप्लायर को एज अ क्रेडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं और फ्यूचर डेट में जाके उसका प्रीपेमेंट करते हैं। सेल भी दो तरह का होता है। अगर हम कोई चीज बेचेंगे तो उसको बेचने का दो तरीका हो सकता है, एक हो सकता है कैश सेल्स। कैश सेल्स में क्या होगा? इमीडिएट कैश का इनफ्लो हो जाएगा। और अगर हम कोई चीज को क्रेडिट में बेचेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे, इन दैट केस क्या होगा कि वो पैसा फ्यूचर डेट में आएगा। ठीक है, उसको एज अ रिसीवेबल, एज अ डेटर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, और फ्यूचर डेट में उससे पैसा हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब तुम देखो, कैश परचेज, कैश सेल, पेमेंट टू क्रेडिटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये सब कैसा एक्टिविटी हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बिजनेस ऑपरेशन चालू है तो इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन बंद हो जाएगा। क्लियर? पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट पे नहीं करेंगे तो लैंडलॉर्ड निकाल देगा। क्लियर? अगर बिजनेस ऑपरेशन चालू रखना है तो रेंट का पेमेंट करना कंपलसरी है, सैलरी का पेमेंट करना कंपलसरी है, तो बिजनेस ऑपरेशन बंद हो जाएगा। स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे, वेजेस नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा वर्कर लोग, स्टाफ लोग काम नहीं करेगा। सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार ऑपरेशन चालू नहीं रखने देगा। तो ये सब डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। मतलब जब तक बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है ये सब एक्टिविटी भी होते रहेगा। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स इन कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरीज, टैक्सेस एक्सेट्रा, ये सब कैसा एक्टिविटी हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग दे दो। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो, इन्वेस्टिंग से हम लोग क्या समझते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होता है जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं? एसेट्स में, मोरलेस फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। क्लियर? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो इसमें लिखते हैं द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस which are related
to investments and any income thereof is termed as investing activities. Is termed as investing activities. मतलब business activities of the business which are related to investments and any income thereof is termed as investing activities. जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है? लैंड बिल्डिंग आता है, मतलब बेसिकली जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते थे बचपन में, अब उसको क्या बोला जाता है? नॉन करंट एसेट. लैंड बिल्डिंग आएगा, मशीनरी आएगा, ठीक है, फर्नीचर आ जाएगा, उसमें मोटर कार आ जाएगा. ये सब क्या होता है? नॉन करंट एसेट. तो जब हम कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग जब कोई नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हैं इट मींस हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. आज अगर कोई लैंड परचेज कर रहा है, बिल्डिंग परचेज कर रहा है, मोटर कार परचेज कर रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या माना जाता है? इन्वेस्टमेंट माना जाता है. क्लियर? कॉमा सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट. तो नॉन करंट एसेट परचेज करना भी इन्वेस्टिंग इन नेचर होता है एंड इसको सेल करना भी इन्वेस्टिंग इन नेचर होता है. ठीक है, परचेज एंड सेल लिख लो. परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. अगर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग 12 महीने के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग 12 महीने के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, बहुत दिनों से होल्ड करते आ रहे हैं. ठीक है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर हम परचेज कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग फॉर मोर देन 12 मंथ्स, या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग इन नेचर. अब तो आप ध्यान से सुनना, हाँ, लेस देन 12 मंथ्स होगा तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है. ठीक है, वो नॉन करंट फिर नहीं रहता. अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करके अगर कुछ रुपया कमा लिया, इनकम देयर ऑफ, वो भी क्या माना जाता है? इन्वेस्टिंग इन नेचर. बहुत ध्यान से सुनना. तो देखो, ये हम लोग का क्लास का स्टूडेंट है सुब्रतो है ये. ठीक है, ये सुब्रतो है. सुब्रतो ने एक तो पान का दुकान खोल लिया. बहुत मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, इसमें सारा लॉजिक छिपा हुआ है. सुब्रतो ने एक पान दुकान खोला. ठीक है, पान दुकान में देखो बहुत कमाई है, ह्यूज इनकम. ठीक है, तो सुब्रतो ने पान का दुकान खोल लिया और चाय भी लगा दिया उस पर, तो लोग आके चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं. अब सुब्रतो के पास बहुत पैसा हो गया, सुब्रतो ने एक से स्टाफ भी रख लिया, सुब्रतो ना स्टाफ को सैलरी दे रहा है. तो बताओ, स्टाफ को जो सैलरी दे रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा. सुब्रतो का दुकान रेंट पे है, वो लैंडलॉर्ड को हर महीना रेंट पे करता है, वो ऑपरेटिंग इन नेचर है कि इन्वेस्टिंग इन नेचर? ऑपरेटिंग इन नेचर है. क्लियर? सुब्रतो पान का पत्ता परचेज करता है, चाय का वो भाड़ परचेज करता है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर मेंट फॉर रीसेल, तो वो भी उसके लिए ऑपरेटिंग इन नेचर है कि इन्वेस्टिंग इन नेचर है? ऑपरेटिंग इन नेचर है. सुब्रतो ने अपना मतलब जो कस्टमर्स आएंगे उनको बैठने के लिए कुछ फर्नीचर परचेज किया. ठीक है, ताकि लोग बैठ के आराम से चाय पी सके. ठीक है, तो वो जो फर्नीचर परचेज किया सुब्रतो ने, वो उसका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, बिकॉज दैट इज परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट. तो वो कैसा हो गया उसका नेचर? इन्वेस्टिंग इन नेचर. ठीक है, फिर सुब्रतो ने कुछ दिन बाद एक दो फर्नीचर को बेच दिया, बोला पुराना हो गया था, बेच दिए, तो भी क्या माना जाएगा? सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टिंग इन नेचर. क्लियर? ना सुब्रतो के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत पैसा हो गया, उसके पास पैसा रखने का जगह नहीं था. उसने मुझसे मतलब एक दिन हमको सुब्रतो ऐसे मिला, बोला सर क्या करे, बहुत पैसा हो गया, क्या करे, वो समझ में नहीं आया, बहुत परेशान है हम. हमने हमको मिला, उनके पास परेशानी का हल निकालते हैं. हमने सुब्रतो को आइडिया दिया कि तुम एक बिल्डिंग परचेज कर लो. सुब्रतो ने देखो ये वाला बिल्डिंग परचेज कर लिया, ये पूरा बिल्डिंग सुब्रतो ने पूरा परचेज कर लिया, पूरा बिल्डिंग
फ्लैट फ्लैट नहीं खरीदा सुब्रतो, पूरा बिल्डिंग परचेज कर लिया, ठीक है। एंड इस बिल्डिंग में मान लो 8 फ्लैट था, ठीक है, 8 का 8 फ्लैट परचेज कर लिया, क्लियर। अच्छा चलो इसको 8 कर देते हैं, 8 फ्लैट, 8 का 8 परचेज कर लिया ना। तुम सोचो ये 8 फ्लैट परचेज करने के बाद सबको भाड़ा पे लगा दिया। पहले एक बात बताओ, ये जो फ्लैट्स परचेज किया, पूरा बिल्डिंग परचेज किया, ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग इन नेचर की इन्वेस्टिंग इन नेचर? इन्वेस्टिंग इन नेचर। और बिल्डिंग को भाड़े पे लगा दिया तो हर महीना रेंटल इनकम आना शुरू हो गया, हर महीना रेंटल इनकम आना शुरू हो गया। वो जो रेंटल इनकम रिसीव हो रहा है सुब्रतो को, वो कौन सा नेचर है, ऑपरेटिंग इन नेचर की इन्वेस्टिंग इन नेचर? इन्वेस्टिंग इन नेचर, क्योंकि बिल्डिंग परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के कारण अगर कोई हम लोग को इनकम आ रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग इन नेचर। मतलब सुब्रतो को बिल्डिंग जो भाड़े पे लगाए थे वहां से तुमको जो रेंट रिसीव हो रहा है, सुब्रतो ने बिल्डिंग को भाड़ा पे लगाया था, वहां से तुमको जो रेंट रिसीव हो रहा है वो रेंटल इनकम तुम्हारे लिए क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग इन नेचर। सुब्रतो ने कुछ शेयर्स परचेज कर लिया, रिलायंस का शेयर परचेज कर लिया, टाटा का शेयर परचेज कर लिया, इन्फोसिस का शेयर परचेज कर लिया, विप्रो का शेयर परचेज कर लिया, बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज का शेयर परचेज कर लिया सुब्रतो ने। सुब्रतो को टाइम टाइम डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो शेयर्स परचेज किया वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो जो शेयर्स परचेज किया वो इन्वेस्टिंग इन नेचर है, और शेयर्स परचेज करने के कारण सुब्रतो को जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो भी इन्वेस्टिंग इन नेचर है, क्योंकि ये इनकम देयर ऑफ, ठीक है। सुब्रतो ने एफडी करवा लिया, एफडी करवाया तो सुब्रतो को इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, एफडी पे इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो एफडी क्या हो गया, परचेज एंड सेल, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ गया, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया, इन्वेस्टिंग इन नेचर। और एफडी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इन्वेस्टिंग इन नेचर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। लेकिन सोचो सुब्रतो की जगह अगर कोई बैंकिंग कंपनी होता, बैंकिंग कंपनी कौन होता है, जिसका काम ही होता है उधार लेना उधार देना, है ना। बैंक का काम क्या होता है, तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा, तुम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, है कि नहीं, अभी भी एग्जाम दे के आए हो, तुमने पढ़ा था उसमें, बैंकिंग, बैंक के बारे में था ना उसमें, मनी एंड बैंकिंग था चैप्टर, हाँ मनी बैंकिंग नहीं था, चलो कोई बात नहीं, बैंक के बारे में कभी ना कभी तो पढ़े होगे। बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग फंड्स टू जनरल पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और उसके बदले में पब्लिक को इंटरेस्ट पे करना और पब्लिक को लोन ग्रांट करना, वही सब पैसा से। तो जो कोई बैंकिंग कंपनी होता है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरेस्ट। तो बैंकिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग इन नेचर। बट नॉर्मली जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, क्लियर, हम जैसे लोग, हम लोग ना किसी से उधार लेते हैं ना किसी को उधार देते हैं, तो हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीव क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग इन नेचर। डिफरेंस समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरीज, टैक्सेस एक्सेट्रा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एंड एनी इनकम देयर ऑफ, इन्वेस्टमेंट करने के कारण अगर कोई इनकम आ रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग इन नेचर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कॉमा डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा। डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा, ये सब क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंस मतलब पैसा से हेल्प लेना, पैसा से किसी से हेल्प लेना, फाइनेंस करना मतलब पैसा से किसी से हेल्प लेना। आज बिजनेस को जब फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है तो अगर कोई कंपनी बिजनेस है वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या तरीका है उसके पास फंड रेज करने का, क्या क्या ऑप्शन है उसके पास, कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या ऑप्शन है फंड रेज करने का। बैंक से लोन ले सकता है, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं टर्म लोन, तो कंपनी भी बैंक से टर्म लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको बैंक से लोन मिल सकता है। तो बैंक से अगर हम लोग लोन लेंगे तो हमारे पास फंड्स आएगा, बैंक हमको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, है कि नहीं। बैंक से लोन लेना ये भी फाइनेंसिंग इन नेचर है। पब्लिक को डिवेंचर इशू करना, तुम लोग डिवेंचर के बारे में जानते हो, सेमेस्टर 5 में पढ़े हो, और डिवेंचर इशू करके पब्लिक से डिवेंचर के नाम पे पैसा रेस कर लेना, ये भी फाइनेंसिंग इन नेचर है। पब्लिक को इक्विटी शेयर इशू करना, पब्लिक को प्रेफरेंस शेयर इशू करना और पब्लिक से उसका पैसा ले लेना, ये भी फाइनेंसिंग इन नेचर है। मतलब कंपनी को जब लोग, जनरल पब्लिक फाइनेंशियली हेल्प करते हैं तो वो कंपनी के लिए कौन सा एक्टिविटी हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब पब्लिक से उधार लेता है, बैंक से उधार लेता है पैसा, फाइनेंस करवाता है पैसा, ठीक है, तो कौन सा एक्टिविटी हो जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? जो पैसा रेज करना, रेजिंग ऑफ फंड्स एंड रीपेमेंट देयर ऑफ से रिलेटेड है। अगर हम पैसा उठाएंगे मार्केट से तो उसके बदले हमको कुछ देना पड़ेगा, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग का एफएम में आएगा एक चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप सोचो बैंक से लोन लेंगे तो बैंक क्या लोन हमको फ्री में देगा? बदले में क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। क्लियर? अगर हम इक्विटी शेयर से पैसा रेज करेंगे तो हमको बदले में उनको क्या देना पड़ेगा? इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेंगे तो हमको उनको बदले में प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। डिवेंचर से पैसा रेज करेंगे तो हमको उसके बदले में उनको डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर? और कभी ना कभी जाके फ्यूचर में इन सबका प्रिंसिपल भी रीपेमेंट करना पड़ जाएगा। इट्स ऑब्वियस, अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो कभी ना कभी 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखो द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस the activities of the business which are related to रेजिंग ऑफ फंड्स। रेजिंग ऑफ फंड्स मतलब मार्केट से, पब्लिक से, बैंक से पैसा उठाना। which are related to raising of funds, which are related to raising of funds, which are related to raising of funds and its repayment, and its repayment thereof, and its repayment thereof, the activities of the business which are related to raising of funds। तो रेजिंग ऑफ फंड्स मतलब जब कंपनी, कोई भी बिजनेस पब्लिक से पैसा उठाता है, मार्केट से पैसा उठाता है, हेल्प लेता है फाइनेंशियली, और उसका कभी ना कभी रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा, पैसा चुकाना भी तो पड़ेगा, ठीक है, along with interest, dividend, एक्सेट्रा। along with interest, डिविडेंड एक्सेट्रा। मतलब बिजनेस एक्टिविटी जो पैसा उठाने से रिलेटेड है, रेजिंग ऑफ फंड्स, कभी ना कभी उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट से रिलेटेड है। along with interest, अगर हम लोन लेंगे तो बैंक को हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर हम शेयर से पैसा उठाएंगे तो हमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो ये सब फाइनेंसिंग इन नेचर है, ये सब लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एग्जांपल लिख लो, proceeds from issue of shares, proceeds from issue of shares, ये फर्स्ट एग्जांपल है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, proceeds from issue of shares। दूसरा एग्जांपल लिख लो, proceeds from issue of debentures। कंपनी पब्लिक को अपना डिवेंचर्स भी इशू कर सकता है और पब्लिक से पैसा ले सकता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आज अगर कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा रेज करेगा तो कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा अपना शेयर होल्डर्स को। और अगर डिवेंचर से पैसा उठाएगा, बैंक लोन से पैसा उठाएगा तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। ये सब कैसा हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। तो बिजनेस एक्टिविटी तीन तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन तरह का बिजनेस एक्टिविटी हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? विच आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एंड एनी इनकम देयर ऑफ, इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई इनकम आ रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? रेजिंग ऑफ फंड्स एंड रीपेमेंट देयर ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तीनों एक्टिविटी क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा ना पहचान कौन खेलते हैं, एक एक करके बताओ। तुम बताओ, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इनमें से कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्रेडिटर से सब गुड्स परचेज किए हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, कौन सा एक्टिविटी होगा? बैंक से 5 साल के लिए लोन लिए हैं, कौन सा एक्टिविटी होगा? लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है कंपनी ने, फाइनेंसिंग इन नेचर। क्लियर? बैंक लोन चुका दिए, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट रेस किए, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे किए, तो सब कुछ सही सही बताते जा रहा है अभी तक। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी, प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी पे कर रहा है, फाइनेंसिंग इन नेचर। कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो इन्वेस्टिंग इन नेचर है। अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग इन नेचर है। ठीक है, क्लियर? जैसे देखो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। और इनमें से कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हम इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो इससे बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। और कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये सब बात समझ में आ रहा है ना, तो अब तुमको चैप्टर समझ में आना शुरू हो गया है। यही तुमको समझना है कि चैप्टर में कैश का फ्लो किधर हो रहा है, वेदर वो कैश का इनफ्लो हो रहा है कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कुछ कुछ आइटम के कारण ना ही कैश का इनफ्लो होता है और ना ही कैश का आउटफ्लो होता है, उसको हम लोग नॉन कैश आइटम्स कहते हैं। कुछ कुछ आइटम्स ऐसा होता है जिसके कारण ना ही कैश का इनफ्लो होता है और ना ही कैश का आउटफ्लो होता है, उसको हम लोग नॉन कैश आइटम कहते हैं। जैसे एग्जांपल है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए वो कैश फ्लो में कंसीडर नहीं करेंगे उसको हम लोग। उसके कारण ना ही कैश का कोई आउटफ्लो होता है और ना ही कैश का कोई इनफ्लो होता है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी जब फ्री में बोनस शेयर इशू करता है अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी के पास 1 रुपया नहीं आता है। तो जब कंपनी बोनस शेयर इशू करता है कंपनी अपना शेयर होल्डर्स को, तो वो फाइनेंसिंग इन नेचर नहीं है। तुम देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, प्रोसीड्स मतलब शेयर इशू करके अगर पैसा आएगा तो वो फाइनेंसिंग इन नेचर है, पैसा नहीं आया तो फाइनेंसिंग इन नेचर नहीं, वो कैश फ्लो ही नहीं है। तो कैश फ्लो चैप्टर में हम लोग को मेनली ये 3 बिजनेस एक्टिविटी के बारे में समझना था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक, हेडिंग दे दो। मेथड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का कितना मेथड्स है? हाउ मेनी मेथड्स, कितना तरीके से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं? तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड पे ना क्वेश्चन का आने का चांसेस ना 1% है। देयर इज 1% चांस कि डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन आएगा। क्या कभी डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन आया? बिल्कुल आया एग्जाम में, बहुत बहुत कम आता है डायरेक्ट मेथड। और दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। इस पे क्वेश्चन का आने का चांसेस एग्जाम में 99% है। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड को वर्बली डिस्कस करें ना, तो डायरेक्ट मेथड के लिए सिंपली तुम सोचो, एक एक करके हमको बताओ, डिस्कस करते हैं। सेल ऑफ गुड्स, और मान लो कैश में गुड्स को बेचा है, तो सेल ऑफ गुड्स इन कैश, कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? इनफ्लो, कैश का इनफ्लो। ठीक है, लिखना मत, अभी सिर्फ सुनना है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा कलेक्ट कर लिया,
ये कौन सा एक्टिविटी है? डेटर से पैसा कलेक्ट कर लिए, दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इससे भी कैश का इनफ्लो हो रहा है। पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट बता दो कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, ऑपरेटिंग इन नेचर, और कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तुम देखो जहां जहां कैश का आउटफ्लो होगा उसको हम लोग नेगेटिव दिखाते चल रहे हैं, जहां जहां कैश का इनफ्लो हो रहा है उसको पॉजिटिव दिखाते चल रहे हैं। मान लो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो डायरेक्ट मेथड में कुछ ऐसा दिखता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग को तीनों एक्टिविटी का कैश फ्लोज निकालना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड में कुछ इस तरह का दिखता है, पूरा यही दिखता है ऐसा नहीं बोल रहे, कुछ इस तरह का दिखता है। जो भी सेल ऑफ गुड्स है वो लिख देना है, जो भी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है वो लिख देना है, जो भी कैश का आउटफ्लो वो माइनस कर देना है। इतना सिंपल है। अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टिंग इन नेचर, तो एक बात बताओ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इससे कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। वेयर एज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इससे कैश का इनफ्लो होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सा एक्टिविटी होगा? इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इतना सिंपल होता है देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या हमारे एग्जाम में इतना ही आएगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बस तुमको समझा रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड इतना सिंपल है। ठीक है, जैसे बताओ तीसरा बता रहे हैं फाइनेंसिंग वाला, जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी शेयर इशू करेगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो इससे कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। और अगर इनफ्लो होगा तो पॉजिटिव दिखाएंगे। बैंक लोन रेज्ड, इसको भी पॉजिटिव दिखा देंगे। इंटरेस्ट पेड मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, डिविडेंड पेड, ये सब कैश का आउटफ्लो है। इसको देखो कैश फ्लो चैप्टर बहुत इजी है, तुमको बस ये ध्यान देना है कि कैश का फ्लो किधर हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बस हम तुमको बता रहे हैं कि ऐसा देखने में होता है, डायरेक्ट मेथड कुछ ऐसा होता है देखने में। ठीक है, इसका आने का चांस एग्जाम में 1% है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ऑपरेटिंग वाला पार्ट डिफरेंस है। खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो पार्ट है वो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में अलग अलग होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में सेम होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में सेम होता है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो डायरेक्ट मेथड में अलग है और इनडायरेक्ट मेथड में अलग है। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। ये थोड़ा में नहीं होगा इसलिए आज नहीं स्टार्ट कर रहे, ये पूरा में होगा। ठीक है।